अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है अदील सुल्तान, फाउंडर ऑफ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी। अब तक हमने ये सीखा है पिछली वीडियोस से कि एस टी एम वी एस ए बॉट कैसे काम करता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है और इसके ऑटोमेशन अलर्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होती क्या है, पहले हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। राइट नाउ मैंने गोल्ड पर वांडा के चार्ट पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको सेट किया है, यानी कि इसको ऑप्टिमाइज किया है। मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको फर्ज करें स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, इसकी सेंसिटिविटी को, नीचे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, अपडेटिंग हो रही है। ये देखें, ये रिजल्ट्स चेंज हो गए। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग करूंगा तो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि मैंने सिर्फ एक से दो इनपुट हिलाए हैं तो इसके रिजल्ट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट करूंगा तो फिर ये और मजीद इसके रिजल्ट्स पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। मैं इसको दोबारा से अगर रीसेट कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 5 मिनट के हिसाब से हुई हुई है, तो ये दोबारा से बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें मैंने कोई और टाइम फ्रेम पे काम करना है। अब मैं 1 मिनट पे चला जाता हूँ फ़र्ज़ करें। अब 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे नीचे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सेटिंग में गया और मैंने यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल की जगह स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये 84% हो गई और प्रॉफिट फैक्टर इसका बढ़ गया है और यहाँ पर कंडीशन भी जो उसके टोटल पीएनएल है उस पर भी फ़र्क पड़ा है। पहले कुछ और आ रहा था, अभी कुछ और है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने टाइमिंग भी सोचा कि थोड़ी सी पीछे की तरफ करूँ। यहाँ पर जो टाइमिंग आ रही है वो न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से आ रही है, लेकिन जो एशिया ओपन होता है वो यहाँ पे ग्रीन पे दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ इसको। ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4:45 से, बट यहाँ पे न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइमिंग मैंने रखी हुई है, पर ट्रेडिंग सेशन टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, फर्ज करें 7 बजे तक कर दिया। 6:45 पर ये ऑन हो रहा है। 15 मिनट्स के बाद, यानी कि ये 6 बजे का टाइम है, मैंने ये टाइम कर दिया। अब इसको, इसकी जो एक्यूरेसी वगैरह है वो और बढ़ गई है। पहले 84 85 आ रही थी, अभी 88 हो गई है। प्रॉफिट फैक्टर में भी इंक्रीज हुआ है। 27 ट्रेड्स ली हैं। 175 का ड्रॉडाउन के ऊपर 1054 पिप्स का इसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ये 1 मिनट के हिसाब से एडजस्ट किया है, लेकिन अब यही 1 मिनट के हिसाब से मैं इसको 5 मिनट पे लेके चले जाता हूँ, यानी कि 1 मिनट पे मैंने ऑप्टिमाइजेशन की है। अब यही ऑप्टिमाइजेशन मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेकर आऊंगा तो इसके रिजल्ट कुछ और हो जाएंगे। देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और हो गए। तो आपने बेसिकली, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि एक लिबास आपने तैयार किया है। अब एक बंदा है, पतला है, एक थोड़ा सा मोटा है और एक ज़्यादा मोटा है। तो उन तीनों की जो साइजिंग है वो डिफरेंट है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये साइज ऑलरेडी कपड़ों में मिल भी रहे होते हैं। तो अब किसी ने एक्स्ट्रा लार्ज की एक कमीज शलवार ले लिया। अब वो जो, जिसको मीडियम सूट करता है, जिसका साइज जो है वो मीडियम है, तो जब वो एक्स्ट्रा लार्ज का ड्रेस पहनेगा तो वो फिर उस पे फिट नहीं आएगा। तो उसको उसकी स्ट्रेचिंग करवा के उसको फिट करना पड़ेगा। उसको अपना साइज देना होगा, तो उसके बाद फिर जाके उसकी स्ट्रेचिंग होगी तो वो फिर उसके साइज के हिसाब से फिट होगा। ऐसे ही जो इंडिकेटर और जो बॉर्ड्स होते हैं, उसको हर टाइम फ्रेम के साथ अलग अलग इसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी और पेयर पे भी इसको यूज़ करना चाहेंगे तो वहां पर भी उसकी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड होगी। कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ये एक बहुत ही तवील चैप्टर है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा,
लेकिन आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं जो आपको 3 दिन का ट्रायल दे रहा हूँ, तो उसमें आपके पास ये फ्री अवेलेबल होता है। तो 3 डेज में आप इसको देख सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन खुद से कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स पे आप ये जो जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ये रियलिस्टिक ही हैं। क्योंकि इसको मैंने जिस तरह से डिज़ाइन किया है, इसमें नॉन रियलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने कमीशन तक डाला हुआ है। गोल्ड का जो कमीशन बनता है वो कमीशन यहाँ पे आ रहा है, और आपको वो कमीशन यहाँ पे नीचे भी शो करेगा। यहाँ पे मैंने इसको ऑफ किया हुआ था, परफॉर्मेंस को देखते हैं। ये देखें, ये बता रहा है कि कमीशन इतना लग चुका है, $150 तक का कमीशन ये इस ट्रेड्स के अंदर लगा है, कमीशन अलग जा रहा है। इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, और इतना कमीशन गया है, टोटल पीएनएल ये आया है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है यहाँ पर, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर कमीशन भी है, इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, और $10,000 के अकाउंट यहाँ पे आप अपना कैपिटल के तौर पे भी चेक कर सकते हैं, $1,000 भी लिख सकते हैं, जो जैसा जैसा आप चाहें। यहाँ पर जो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 का मतलब होता है 0.1 की लॉट। इसको 1 कर देंगे तो 0.01 की लॉट हो जाएगी, 100 करेंगे तो ये 1 की लॉट कहलाएगी। लेकिन ये सिर्फ बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये उस पे असर करेगी, ये वाली। ऑटोमेशन के लिए अलग से लॉट साइज दी हुई है, वो मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर में ही। बट ये जो समझाने का मकसद है वो ये है कि अगर आपने अभी गोल्ड के ऊपर ये कमीशन है, आप इसको अगर आप फॉरेक्स के किसी पेयर पे यूज करते हैं, या फिर आप इसको इंडिसेस के किसी पेयर पे यूज कर रहे हैं, तो उसका कमीशन जो बनता है वो यहाँ डालना होगा। कमीशन कैसे निकलता है ये भी एक डिटेल्ड जो है डिस्कशन है, वो मैं इंशाल्लाह आने वाले सेशंस के अंदर मजीद में बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। हम इंशाल्लाह इसका एक प्रैक्टिकल सेशन भी रखेंगे जिसमें मैं ये डिस्क्राइब करूंगा पूरा। बट राइट नाउ मैं इसमें आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। तो अभी दोबारा से मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी इसके अंदर इसको स्ट्रॉन्ग किया था। अब यहाँ पे मैं अगर इसको स्ट्रॉन्गेस्ट करता हूँ, तो अब इसके रिजल्ट्स कुछ और हो जाएंगे। अभी 88% आ रही थी, 91% पे चली गई। प्रॉफिट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि मैं टाइम फ्रेम छोटा ले रहा हूँ। अगर मैं 5 मिनट पे कर रहा था तो मैं नॉर्मल कर रहा था, लेकिन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ तो उसमें फॉल्स सिग्नल्स ज्यादा आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से मैं बाइंग और सेलिंग का जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें और फॉल्स सिग्नल्स हमारे हटें। तो अभी यहाँ पे ट्रेड्स भी कम हो गई हैं, काफ़ी ट्रेड्स देख लेते हैं कितनी है। 12 ट्रेड्स आ रही है राइट नाउ। ये 3 महीने, ये इसमें 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ड्यूरेशन कम हो जाती है, तो तकरीबन समझ लें कि ये तो मुश्किल से 22 दिन लग रहे हैं, 22-23 दिन। तो 22-23 दिन में 12 ट्रेड बनी है। अगर इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ तो ये थोड़े से ट्रेड बढ़ा देगा, देखिए 27 हो गई। 27 के अंदर ये रिजल्ट है। अगर इसको मैं नॉर्मल करता हूँ तो फिर ये और ट्रेड ले लेगा। अभी 27 शो हो रही है, अभी 37 हो गई है, और 37 के ऊपर ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आपने इसके जो भी इनपुट्स मैंने अब तक डिस्क्राइब किए हैं, उसमें आप इसको कम ज़्यादा करके इनपुट्स को चेक कर सकते हैं कि किससे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या क्या आप इसमें चेंज कर सकते हैं, और मैं क्या क्या रिकमेंड करूँगा कि चेंज नहीं करें। एक तो इसमें सेशंस हैं। सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाई वॉल्यूम के बनते हैं। अच्छा, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं सेशन। एक सेशन होता है पूरे दिन का हाई हाई सेशन, मतलब मैं सेशंस नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरे दिन का हाई वॉल्यूम देख रहा हूँ। वो भी इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। आप इसको दोनों को ऑफ कर दें। यहाँ पर आप इसको GMT5 या जो भी आपको पॉसिबल हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने
यहाँ पे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसमें जो भी आप टाइम लेना चाहते हैं कि सुबह फर्ज करें 5:45 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक देखें। और ट्रेडिंग की जो टाइमिंग है वो भी आप इसमें शुरू सुबह की रख दें। बेशक सुबह 6 बजे की रख लेते हैं। सुबह 6 बजे से लेके रात 11:15, ये ट्रेडिंग विंडो वैसे ही सेशन की 10 बजे तक की है, तो उससे ज़्यादा भी करेंगे तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ना इसके ऊपर। तो अभी क्या हो गया, ये पूरे दिन का आया है। तो पूरे दिन के हिसाब से अभी इसकी ये एक्यूरेसी बन रही है। अब इसमें हम मैंने नॉर्मल नॉर्मल रखा हुआ है। अब मैं इसको नॉर्मल से अभी देखें 12 प्रॉफिट फैक्टर हो गया ये कितना बेहतरीन हो चुका है। अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। अभी देखते हैं कि क्या होता है। थोड़े से रिजल्ट कम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कुछ ऐसी ट्रेड्स मिस हो गई जो नॉर्मल में आ रही थी और अच्छी आ रही थी। हमने ऑलरेडी ना पूरे दिन का फिल्टर लगा दिया। अब वो जो एशिया में एक हाई वॉल्यूम अगर लग चुका है, तो अगर लंदन में कोई हाई वॉल्यूम मिला ही नहीं तो ये ट्रेड लेगा ही नहीं लंदन में। उसके बाद यूएस सेशन में अगर यूएस सेशन का कोई वॉल्यूम एशिया के बड़े वॉल्यूम से ज़्यादा आएगा तो ये इंटरटेन करेगा। बट जब हम सेशन वाइज चल रहे होते हैं तो उसमें होता यह है कि अगर एशिया में एक हाई वॉल्यूम आ चुका है तो वो लंदन की टाइमिंग में ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लंदन का एक हाई वॉल्यूम देखेगा। बट अगर वो एशिया से छोटा है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो लंदन का हाई वॉल्यूम है। फिर उसके बाद जब न्यूयॉर्क का हाई वॉल्यूम आएगा तो अगर वो एशिया से छोटा वॉल्यूम है तो न्यूयॉर्क सेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये देखेगा कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अभी तक का हाई वॉल्यूम कौन सा है, तो फिर वो उसको कंसिडर करेगा। तो कुछ वीएसए ट्रेडर्स ये मानते हैं कि हमें पूरे दिन के हिसाब से सेशन को सेशन का हाई देखना चाहिए। हमें पूरे दिन का हाई वॉल्यूम देखना चाहिए। अगर एशिया में एक हाई वॉल्यूम लगा हुआ है, लंदन में उसने कोई भी हाई वॉल्यूम उससे बड़ा नहीं लगाया, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड तब करेंगे जब एशिया में जो एक हाई वॉल्यूम लग चुका है उससे बड़ा वॉल्यूम अगर आ जाता है। तो लंदन में कभी कभी आ भी जाता है बड़ा वॉल्यूम, तो हमने उसको भी कंसिडर करना होता है। तो अगर आपने इस तरीके से भी करना है काम तो आप कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप कोई अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स को हिला रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि मैंने अगर इसको 6 की जगह 6.25 कर दिया तो क्या हो सकता है। तो वो यहाँ नीचे आपको दिखा रहा है कि क्या हो सकता है। देखें, सिर्फ मैंने 6 से 6.25 किया है और यहाँ पे आपको फौरी तौर पे उसने बता दिया कि रिजल्ट ये आ रहा है। यानी कि मैंने जब 6.25 किया तो ये सही नहीं है, इसको 6 ही कर देते हैं तो बेहतर है। तो यानी कि कौन से इनपुट बेहतर हैं और कौन सा इनपुट बेहतर नहीं है, ये आपको नीचे रिजल्ट आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको बता देगा। इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो तो ये 1 सेकंड के अंदर आपको बता देगा। यानी कि सेकंड्स के अंदर आपको इनपुट्स चेंज होकर आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। बेसिकली ये बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी बॉट है ये। आप इसमें अपने तौर पे जिस तरह का भी डिज़ाइन करना चाहें ऑप्टिमाइजेशन की वो कर सकते हैं। इसको जिस तरह से भी प्ले करना चाहें कर सकते हैं। और सिर्फ हवा में बातें नहीं होंगी। आप जब इसको इनपुट को आप चेंज करते हैं तो जैसी भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही नीचे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये है बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी टेस्टर की पावर। इसमें अगर आप फर्ज करें कि आप कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आप नहीं लेना चाहते हैं, फर्ज करें 2 बार रिवर्सल आप नहीं चाहते, आपने बंद कर दी चेक करने के लिए कि यार इसके रिजल्ट अब क्या रिजल्ट आ रहे हैं, बेहतर आ रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। अब मैंने इसको बंद किया है, देखता हूँ कि क्या होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीन्स के कोई ट्रेड ली ही नहीं है उसने। मैं कैप ब्रेकआउट बंद करता हूँ, रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं ख़राब आ रहे हैं। ट्रेड्स काफ़ी कम हो गई, यानी कि काफ़ी सारी कैप ब्रेकआउट की ट्रेड्स थी जो मिस हो गई, लेकिन रिजल्ट्स 100% हो गया, पर ट्रेड काफ़ी मिस हो गई।
तो हमें ये रखना चाहिए। इसकी ट्रेड्स काफ़ी हैं और रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं। अब फर्ज करें मैंने डाइवर्जन हटा दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये डाइवर्जन की ट्रेड्स हटा देगा। अभी डाइवर्जन की ट्रेड हट गई है। उस पे भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बने थे जो कि यहाँ से हट गए। अब मैं यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप वाला अगर हटाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपके सामने ही कर रहा हूँ चीज़ें भी मैं। तो आपने जिस तरह से भी इसको चेंज करना है आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा से रीसेट कर रहा हूँ। इसको मैंने रीसेट कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिस तरह 5 मिनट के चार्ट पर सेटिंग है वो हो जाएंगी। ठीक है। अब ये सारे इनपुट्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत ब्रीफली डिफाइन किया ये सारी कंडीशंस को। और ट्रेड साइड कंट्रोल इसको भी मैंने डिफाइन किया था, पर थोड़ा सा मैं इसके रिजल्ट्स के हिसाब से भी देख लेता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपने। वीएसए के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि अभी मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है तो मैंने रिट्रेसमेंट पे बाय लेना है, यानी कि मैंने सिर्फ बाय की ट्रेड लेनी है, सेल नहीं लेना। तो आप यहाँ पे बाय को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल गोल्ड बाय में चल रहा है, बाय में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम बाय सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ बाय सेलेक्ट किया तो सिर्फ बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगी, सेल की नहीं होंगी। और अगर आपका स्ट्रक्चर सेल की तरफ आ रहा है तो फिर आप सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं ओनली, तो आप यहाँ पे सिर्फ सेल लिख देंगे तो ये सिर्फ सेल के हिसाब से आपको ट्रेड्स लेना शुरू कर देगा। अगर आपने दोनों साइड की लेनी है तो यहाँ बोथ कर देंगे। जब आप बोथ रखेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी इनेबल होता है फिर, ऑन अपोजिट सिग्नल एक्शन। यानी कि जब आप बाय में बैठे हुए हैं तो अगर सेल आ जाए तो क्या होगा, क्या करना है आपने। सेल को आपने इग्नोर कर देना है, बाय की ट्रेड जो खुली हुई है वही रहने देनी है, तो नो ट्रेड लिख देंगे। लेकिन अगर आपने बाय की ट्रेड बंद करके जो दूसरी नई डायरेक्शन की अपोजिट सिग्नल आया है उसमें बैठना है, तो आपने फिर इसको सेलेक्ट करना है कि जो बाय चल रहा है उसको क्लोज कर दे और सेल की ट्रेड ओपन कर दे। ठीक है। तो ये ट्रेड साइड कंट्रोलर यहाँ पे अलग से मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेशन के ऊपर भी वही फर्क पड़ेगा। ओके। जो कमांड है इसकी, उसमें ये जो गोल्ड लिखा है मैंने, यानी कि जो भी ट्रेडिंग सिंबल होगा इसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मैंने एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रेडिंग सिंबल जो है वो आपने लाजिम है कि कैपिटल लेटर में लिखना है। लेकिन जो उसके सफिक्स हैं जो कि नॉर्मली डॉट के साथ आते हैं, डॉट के बगैर भी आते हैं। ठीक है। तो उसमें आपने स्मॉल लेटर, यानी कि जैसा आपको ब्रोकर दिखा रहा है कि उसने ऐसा लिखा है वैसा ही लिखना है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, इस तरह ये एम होता है इस तरह लिखा हुआ, ठीक है, या फिर डॉट पी होता है, या फिर इस तरह से भी होते हैं US 100 डॉट कैश, और कैश जो है वो छोटा होता है। इस तरह से भी होता है कुछ। तो जिस तरह से भी ब्रोकर बता रहा है आपने कोशिश करनी है कि वैसा ही लिखना है। लेकिन जो सिंबल है वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि सिंबल कैपिटल में लिखना है और उसके जो सफिक्स हैं वो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है। तो जैसा आप यहाँ लिखेंगे उसी तरीके से ही फिर वो परफॉर्म करता है। जो ऑटोमेशन हो रही है उसमें सेटिंग इस तरह से है कि अगर आपने सफिक्स नहीं भी लिखे तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है ब्रोकर के साथ। अब ये जैसे मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है तो इसके साथ अगर एम है या डॉट पी है या वट जो भी है, जो सफिक्स हैं ये ऑटो उठा लेता है। तो पहले आप डेमो पे टेस्ट करके देख लीजिएगा कि आपने जो यहाँ लिखा हुआ है उस हिसाब से ऑटोमेशन पे ट्रेड लग भी रही हैं या नहीं। अगर लग रही हैं तो फिर आपने सही लिखा है, तो फिर उसके बाद आप रियल पे लगा सकते हैं।
लॉट साइज क्वांटिटी 0.01 लिखी हुई है, ये है वो जगह जो ऑटोमेशन में यूज होनी है। ये लॉट साइज आपकी ऑटोमेशन में यूज होनी है, ये वाली नहीं होनी। ये ट्रेडिंग व्यू के लिए है, और ये कहाँ गई, नीचे चली गई, ये हमारी ऑटोमेशन के लिए है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये ब्रोकर को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेशन का देखना है। ये मैंने एक ऑटोमेशन का नोट रखा हुआ है, इसके हवाले से मैं भी बताता हूँ आपको। अच्छा, ये एडिशनल चीज़ है, डिमांड सप्लाई कैप अलर्ट्स इन्फो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड और सप्लाई है, ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है, इस पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ऑटोमेशन के अंदर ये अलर्ट्स अगर जाते भी हैं तो ट्रेड नहीं लगेंगी, क्योंकि इसके पीछे कोई कमांड नहीं है। ना वो बाय खोलेगा ना सेल खोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि आपको एक एरर दे देगा, इनवैलिड कमांड, जिससे होता कुछ नहीं है। अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं तो बस वो आपको इनवैलिड कमांड का एरर देगा, कोई ट्रेड लगाएगा नहीं। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे पता हो क्या डिमांड कब आ रही है, सब सप्लाई कब बन रही है, मुझे क्लाइमेटिक एक्शन बार का अलर्ट चाहिए, तो आप इसको इनेबल करेंगे। तो जब इसका अलर्ट लगाएंगे तो फिर आपको इसका भी अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो अगर आप डिसेबल करना चाहें तो इसको रख सकते हैं। तो ये तो सिंपल ऑटोमेशन की सेटिंग है। बाकी सारी बॉट की सेटिंग है, ये हमारी ऑटोमेशन की सेटिंग है। अब ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़, अलर्ट्स। मैं यहाँ पे एक बात आपको समझाता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इसने बाय ट्रेड ओपन की है, तो उसके बाद यहाँ पर उसने सेल मॉडिफिकेशन के लिए एसएल भेजा, यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए एसएल भेजा है। ठीक है, यानी कि जब ट्रेड चल रही है, तो जैसे ही ट्रेड खोली है उस वक्त टीपी और एसएल तो उसने दे दिया है, लेकिन बाद में जब जब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर वो अलर्ट भेज रहा है। अब फर्ज करें कि जब आपने जो आपने एहतियात रखनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब आपने ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है तो आपने एक अलर्ट लगाना होगा। थोड़ा सा प्रोसेस पहले समझा दूं, फिर ये आपको समझाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपने ऑटोमेशन करनी है, पहले बॉट की सारी सेटिंग करनी होगी। सबसे पहला स्टेप, बॉट के जितने इनपुट्स हैं जिस पे आप एग्री हो कि हाँ ये मेरी ऑप्टिमाइजेशन फाइनल है, मैंने इस पे बॉट चलाना है, तो वो आप पहले फाइनल कर लें, यानी कि पहले ऑप्टिमाइजेशन करनी है। मेरी हुई भी है, आप चाहें इसी पे लगा सकते हैं, पर आपकी कुछ और अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन की है और उसके बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो सारी सेटिंग आप एक बार अपने पास सेव कर लें कि मेरी ये ऑप्टिमाइजेशन है और मैं इस पे बॉट चलाना चाह रहा हूँ। तो ऑप्टिमाइजेशन करके सारी सेटिंग एक बार फाइनल कर लें। उसके बाद आपने ऑटोमेशन के अंदर आना है, और यहाँ पे जो भी लॉट साइज आपने चलानी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जिस पेयर पे चलानी है वो पेयर लिख देंगे। ये दो चीज़ें आपने ऑटोमेशन से पहले करनी है। जब आपने ये कर ली, उसके बाद आपने ओके किया। अब सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप है बॉट की सेटिंग और लॉट साइज की सेटिंग। उसके बाद दूसरा स्टेप है इसके इसका अलर्ट लगाना है। अलर्ट कैसे लगता है, ये तीन डॉट्स हैं, इस पे क्लिक किया, ये ऐड अलर्ट ऑन एस टी एम वी एस ए बॉट, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर कंडीशंस आ रही हैं। इसमें जो थर्ड कंडीशन है, अलर्ट्स फंक्शन कॉल्स ओनली, इस पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आना है, ये अलर्ट का नाम है, जो चाहे दे दें, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। इसका ऑटोमेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके लिए होता है। जो अलर्ट लगाना है वो इसके ऊपर लगाना है। अगर आप भूल भी जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अलर्ट सेटअप यूज एनी अलर्ट फंक्शन कॉल ओनली।
ठीक है, आपने ये चीज जहन में रखनी है कि यहाँ पे एनी फंक्शन, एनी अलर्ट फंक्शन कॉल वाला आपने ऑप्शन लेना है। इसमें ऑर्डर फिल्स वाला भी आ रहा है, ऑर्डर फिल ओनली भी आ रहा है, और अलर्ट फंक्शन कॉल भी आ रहा है। तो आपने एनी अलर्ट फंक्शन कॉल पे लेना है ऑप्शन। ठीक है, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दें। तीसरी चीज आती है वेब हुक। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ वेब हुक डालनी है। एक HTTPS के ऊपर लिंक होता है। वेब हुक कैसे बनती है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि वो वेब हुक जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनती है, उसका एक लिंक होता है। वो लिंक आपने वेब हुक का इस अलर्ट में लगाना है, क्योंकि इस अलर्ट से जब बाय या सेल की कंडीशन बनेगी, मॉडिफाई की कंडीशन बनेगी, तो यहाँ से ही अलर्ट जनरेट होगा। तो उसको रास्ता पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग व्यू से मेटा ट्रेडर तक वो अलर्ट जो एग्जीक्यूट करवाना है, उसका वेब हुक लिंक होता है। अगर वो वेब हुक नहीं होगी तो ट्रेडिंग व्यू से मेटा ट्रेडर तक वो उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो वेब हुक का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन में। डायरेक्टली ट्रेड्स नहीं लगती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल में जाऊँगा और यहाँ पे किसी से लॉगिन कर लूँगा और यहाँ बॉट चला दूंगा तो डायरेक्टली चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से ट्रेड नहीं लगेंगी ऑटोमेशन के अंदर। इसके लिए आपको यहीं पर ही अलर्ट्स लगाने होंगे और वेब हुक लिखनी होगी। ठीक है, तो सिंपल यही प्रोसीजर है। सबसे पहले बॉट की सेटिंग करनी है, अपनी जो डिसाइडेड लॉट साइज है वो लिखनी है। टाइम फ्रेम आपने देख लेना है कि टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम पे मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम के रिजल्ट आ रहे हैं वो उसी टाइम फ्रेम पर ही अलर्ट लगता है। तो सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद, बॉट की सेटिंग करने के बाद, लॉट साइज आपने सेलेक्ट कर लिए वहाँ पर, बस उसके बाद आपने अलर्ट लगाना है। एक ही अलर्ट लगेगा बस। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कंडीशन का, मैसेज का कोई नाम लिख दें। यहाँ पर आपने वेब हुक लिखनी है, बस क्रिएट अलर्ट कर देंगे, अलर्ट लग जाएगा। सिंपल है। अलर्ट लग गया, जब कंडीशन बनेगी ऑटोमेशन हो जाएगी। बस जो पीछे ऑटोमेशन होती है, जो MT5 या MT4 पर जो वेब हुक की सारी सेटिंग होती है और वेब हुक कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो ताल्लुक है वो यही है। अब आपने अलर्ट लगा दिया। अब ये नोटिफिकेशन जो मैंने दी हुई है, नोटिफिकेशन बोलूँ, जो ये नोट है, ये आपने समझना है। एक चार्ट पर आपने अलर्ट लगा दिया, उस चार्ट को आपने छेड़ना नहीं है दोबारा। जिस चार्ट पर ऑटोमेशन का अलर्ट लगा हुआ है उस चार्ट को आपने बंद कर देना है। ये मैंने लिखा हुआ है, व्हेन अ ट्रेड इज ओपन, डू नॉट ओपन, रिफ्रेश और मॉडिफाई द चार्ट where the automation alert is running. Otherwise, modify close alerts may not work. When no trade is open, you may safely open or refresh the chart. अब इसका मकसद क्या है? देखें, ट्रेड ओपन हुई है, उसके बाद यहाँ पर मॉडिफिकेशन अलर्ट 2 मरतबा आए। अब यहाँ पे जब अलर्ट बना हुआ है, आपसे गलती से अगर रिफ्रेश हो गया, ये चार्ट रिफ्रेश हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये रीलोड हो जाता है, मैं इसको रीलोड करता हूँ, रीलोड रिफ्रेश एक ही बात होती है। मैंने यहाँ पे इसको रीलोड कर दिया, अब ये रिफ्रेश हो रहा है। अब डील अगर चल रही है, रनिंग ट्रेड है, और ये रिफ्रेश हो जाता है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स जो है ना रीसेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि आपका जो मॉडिफिकेशन अलर्ट है वो नहीं आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर उसकी मेमोरी में वो चीज़ सामने आ रही होगी वो दे देगा अलर्ट, नहीं आ रही होगी तो नहीं देगा। तो ये चीज़ आपने ना जहन में रखनी है। तो जो मॉडिफिकेशन अलर्ट्स हैं वो आपके पास तभी आएंगे जब आपने चार्ट को रिफ्रेश नहीं करना है, कोशिश करना है कि उसको ओपन ही ना करें। एक नया चार्ट, नया लेआउट डिज़ाइन करें, बनाएं उसको, वहीं पर ही सारे सेटिंग करें, अलर्ट्स लगाएं, और उसके बाद उस चार्ट को बंद कर दें।
फिर किसी दूसरे चार्ट के ऊपर बेशक आप इसको ओपन कर लें, वहां पे आपने जो भी चेंजेस करनी है कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस चार्ट के ऊपर आपने अलर्ट लगाया है उसको छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेड नहीं चलनी तो आप उसको खोल सकते हैं, रिफ्रेश करना है कर सकते हैं, कोई बात नहीं। रनिंग ट्रेड के अंदर कभी भी चार्ट को ओपन नहीं कीजिएगा, बस ये एक रिक्वेस्ट है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलर्ट्स का मैंने समझा दिया, ऑप्टिमाइजेशन का मैंने समझा दिया। आज की वीडियो में इतना ही है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा कि ऑटोमेशन की सेटिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को MT4 या MT5 के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ट्रेड स्मार्ट विद स्मार्ट ट्रेड मास्टरी।